जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा 8 डे चैलेंज रहेगा। ठीक है, एक दिन में हम 8 दिन में जो है कम्प्लीटली पूरे करंट अफेयर्स को हम जो है कवर करेंगे और इसमें जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए कि मेरा ये शुरू से फेवरेट रहा है। रीज़न ये है कि इससे क्वेश्चन एक तो बहुत अच्छे से डिटेल में रहता है, तो उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और उसके साथ ही अगर आप बात करें तो आपको इसको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे इसमें, और काफ़ी अच्छा बुक है ये। आप इसको एक बार जैसे आप अभी सुन के देखोगे एक बार, उसके बाद फिर उसको दोबारा रिपीट करके आप सुन लेना। ठीक है, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन 2023 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इससे नहीं छूट पाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का अगर हम बात करें तो आज हम क्या क्या देखेंगे। वर्तमान पदाधिकारी कुछ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आर्थिक परिदृश्य में कुछ देखेंगे, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कुछ देखेंगे टॉपिक। उसके साथ अगर बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, सूचकांक एवं रिपोर्ट हो गया, योजनाएं हो गई, मेला। ठीक है, चर्चित व्यक्ति हो गया, जो निधन है उसको आज देखेंगे, और उसके बाद केंद्रीय बजट देखेंगे, और फिर इसमें से जो है हम 65 या 70 जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे, इसी तरीका मिला जुला के हम 8 डेज में इसको जो है कंप्लीट पूरे तरीके से करने वाले हैं। एक ही दिन में अगर सारा चीज़ चला जाता है फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा बोझ की तरह हो जाता है, और ये बोझ हमें ढोना नहीं है, बहुत प्यार से बहुत स्मूथली तरीके से पढ़ना है। जैसे कम समय में हम ये स्मार्ट स्टडी होगा हमारा, और कम समय में हमें ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी वर्तमान पदाधिकारी की बात कर ले तो संवैधानिक पदाधिकारी, ठीक है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होता है, और वो है कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की है। उपराष्ट्रपति बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ 50वें। महान्यायवादी श्री R वेंकट रमणी 16, ठीक है, 16 नंबर का है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं 25वें नंबर का। और कैग की बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं अभी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपका 14 नंबर का है, 14 नंबर का। ठीक है, अब संसदीय पदाधिकारी तो सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते, इसलिए श्री जगदीप धनखड़ हो गए। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, 17वीं लोकसभा चल रहा है अभी। ठीक है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो PC मोदी या प्रमोद चंद्र मोदी। अब सशस्त्र सेना के प्रमुख को देखेंगे तो आपका पद है, ठीक है, CDS का यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उसके अध्यक्ष हैं अभी जनरल अनिल चौहान हैं। अगर वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी 27 नंबर का। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर के। BSF के जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल वो है नितिन अग्रवाल। समुद्री सुरक्षा समन्वयक श्री G अशोक कुमार। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, NDRF का तो अतुल करवाल। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल तो रश्मि शुक्ला। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डॉक्टर SL थाउसेन। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी CSF की बात करें तो सीलवर्धन सिंह है। अब देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कुछ अन्य प्रमुख पदाधिकारी। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा है। विदेश सचिव बात किया जाए तो विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के तो अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। CBC की अगर बात करें कमिश्नर कौन है यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। IB के कौन है? IB के डायरेक्टर जनरल है आपके तपन कुमार डेका ही हैं। रॉ की अगर बात करें तो अभी रवि सिन्हा हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी है उपाध्यक्ष। फ्रेंड नीति आयोग का याद रखिएगा, उपाध्यक्ष हो गया डॉक्टर सुमन के बेरी हो गए, और CEO कौन हो गए? तो BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, BBR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो।
कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, एसएससी की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान है। अगर बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, एससी की बात करें तो उनके अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर विजय सांपला ही है। अध्यक्ष की बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का, तो इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद, ये डॉक्टर विवेक देवराय है। और सीबीडीटी की बात करें तो नितिन गुप्ता, ठीक है। अगर बात करें अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, तो एसएन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो अरुण कुमार मिश्रा है, काफी दिन से। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं। अध्यक्ष बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, तो ये आपका हो गया पीडी बघेला, ठीक है। चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे के कौन है, तो अनिल कुमार लोहाटी हैं अभी प्रेजेंट चेयरमैन और सीईओ दोनों रेलवे के। सेबी के कौन है, तो वही है माधवीपुरी बुच, महिला है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, सीबीसीबी, ठीक है, तो ये हो गया सीएफबीसी का, तो ये प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो गया निधि छिब्बर है, ठीक है। अगर बात करें कि सीबीएसई का आपका जो हो गई निधि छिब्बर। उसके बाद हम अब बात करें अगर कि अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो का कौन है अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ है। डीआरडीओ के कौन है, तो समीर बी कामत है। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो साजी के बी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, ठीक है। अब हम देखेंगे आज का हम कुछ देखेंगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को थोड़ा जानेंगे। तो राज्यपाल के बारे में हम देखते जाते हैं, शुरुआत से करते हैं। आपका हिमाचल प्रदेश हो गया जिसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून और गैंशन राजधानी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा का चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडरू दत्तात्रेय, ठीक है। फिर है राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और अशोक गहलोत उसके मुख्यमंत्री हो गए, कलराज मिश्र वहां के गवर्नर या राज्यपाल हो गए। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर राजधानी, भूपेंद्र पटेल जो है वहां के हो गए सीएम और आचार्य देवव्रत ये आपका वहां के हो गए राज्यपाल। मध्य प्रदेश की बात करें भोपाल राजधानी और शिवराज सिंह चौहान ये वहां के हो गए मुख्यमंत्री और मंगू भाई छगन भाई पटेल आपके हो गए यहाँ के गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ और यहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ। और अगर इसकी बात की जाए राज्यपाल की तो आनंदी बेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार में तो अपना बिहार का याद रखना, बिहार की राजधानी हो गई पटना, नीतीश कुमार सीएम हो गए और आपका राज्यपाल कौन हो गए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, ठीक है, वो अभी यही है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। झारखंड की बात करें तो रांची, हेमंत सोरेन वहां के सीएम हो गए और सीपी राधाकृष्णन जो है वहां के आपके गवर्नर हो गए। छत्तीसगढ़ रायपुर और भूपेश बघेल सीएम और आपका राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। महाराष्ट्र तो मुंबई राजधानी हो गई और एकनाथ शिंदे सीएम, रमेश बैस वहां के जो है आपके महाराष्ट्र के रमेश बैस आपके हो गए गवर्नर। गोवा की बात करें तो पणजी राजधानी हो गई, प्रमोद सावंत सीएम और श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है अब गोवा के हैं आपके गवर्नर। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु राजधानी, सिद्धारमैया जो है वहां के सीएम हैं और थावर चंद गहलोत आपका वहां के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। केरल की बात करें तिरुवनंतपुरम राजधानी, पिनरई विजयन वहां के हैं सीएम और आरिफ मोहम्मद खान जो है वहां के आपके राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई राजधानी, एमके स्टालिन वहां के हो गए सीएम, आरएन रवि जो हैं वो वहां के हो गए राज्यपाल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती राजधानी हो गई और वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, वहां के सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपके हो गए एस अब्दुल नजीर। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद राजधानी हो गई, के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम हो गए, ठीक है, और हो गए तिमिली साई सौंदर्य राजन, ठीक है, ये वहां के कौन हो गए, तो टी सौंदरा राजन जो है वहां के आपका
राज्यपाल हो गए। ओडिशा की बात करें, भुवनेश्वर राजधानी, नवीन पटनायक वहां के सीएम, प्रोफेसर गणेशी लाल जो है राज्यपाल। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सीएम हो गई ममता बनर्जी, डॉक्टर सीबी आनंद बोस वहां के राज्यपाल हो गए। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक राजधानी हो गई, पीएस गोले आपका मुख्यमंत्री हो गए और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी जो हैं वहां के आपके हो गए राज्यपाल। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, ये जो इसका जो है नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट होता है उसका हमेशा हर कुछ याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्किम में हमने देखा। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर हो गई और इसके कौन है सीएम, तो पेमा खांडू हैं और इसके राज्यपाल कौन है, तो जनरल कैबल त्रिविक्रम परनाइक। ओके, नेक्स्ट है कि असम। असम की राजधानी हो गई दिसपुर और इसके सीएम हो गए हिमंत बिस्व शर्मा और गुलाब चंद कटारिया जो है वहां के राज्यपाल हो गए। उसके साथ ही बात करें नागालैंड, तो ये कोहिमा हो गई उसकी राजधानी, नेफ्यू रियो जो है सीएम है और ला गणेशन वहां के आपका जो है क्या है राज्यपाल है। मणिपुर, तो इम्फाल राजधानी, एन बीरेन सिंह आपके वहां के सीएम हो गए और अनसुईया उइके जो है राज्यपाल है। मिजोरम की बात करूं तो आइजोल वहां के हो गए राजधानी, मिजोरम की राजधानी आइजोल और उसके सीएम हो गए पीयू जोरामथांगा और डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू, ये आपके हो गए वहां के राज्यपाल। त्रिपुरा की बात करूं तो अगरतला उसकी राजधानी और डॉक्टर मानिक शाह जो है वहां के सीएम हैं और सत्येंद्र नारायण आर्य ये आपका जो है वहां के राज्यपाल हो गए। मेघालय की बात करूं, शिलांग हो गई उनकी राजधानी, कोनराड संगमा ये सीएम हो गए और फागू चौहान वहां के राज्यपाल हो गए। अब इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको देखना। एक तो आप ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है स्टेट है उसको देख लीजिएगा अच्छे से, और इसके साथ ही अगर बात करें भारत के केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर उसका कौन सा है, तो श्रीनगर और जम्मू, ठीक है, वहां का कोई सीएम नहीं होते हैं वहां पे आपका उपराज्यपाल होते हैं, तो मनोज सिन्हा वहां के उपराज्यपाल है। लद्दाख की राजधानी हो गई लेह और वहां के उपराज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर BD मिश्रा हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ राजधानी हो गई और बनवारी लाल पुरोहित जो है वहां के आपके प्रशासक हो गए, राज्यपाल हो गए। दिल्ली की आपकी राजधानी हो गई नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जो है आपके पार्टी अरविंद केजरीवाल, तो ये वहां के सीएम हो गए और विनय कुमार सक्सेना जो है वहां के उपराज्यपाल हो गए, ठीक है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, तो ये दमन जो है इसकी राजधानी हो गई और प्रफुल्ल पटेल वहां के प्रशासक हो गए। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी ही राजधानी है और एन रंगास्वामी वहां सीएम है। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में दो ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सीएम होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, और बाकी सब जगह बात करें तो उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी सीएम हो गए और यहाँ पे टी सौंदरराजन को जो है एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया। पहले हमने भी देखा था कि टी सौंदरराजन जो है एक दूसरा स्टेट का भी थे और इसके साथ ही पुडुचेरी एक उनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया। लक्षद्वीप की बात करें तो कवारत्ती हो गई उसकी राजधानी और प्रफुल्ल पटेल जो है उसके आपके प्रशासक हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो पोर्ट ब्लेयर आपका जो है उसकी राजधानी हो गई और एडमिरल DK जोशी को जो है उपराज्यपाल बनाया गया है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आज का, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, तो 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यानी CDTI की आधारशिला रखी। कर्नाटक में जो आपका CDTI आपका है केंद्रीय गुप्तचर परीक्षण संस्थान वहां खोला गया है। अभी बात करें तो 5 जगह है, कहाँ कहाँ, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और कोलकाता। जुआरी ब्रिज गोवा, ठीक है, नितिन गडकरी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। 8 लेन वाला है जुआरी ब्रिज और ये लगभग जो है जुआरी ब्रिज का काम आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था। किस नदी पे है, तो भरूच में है, गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक, ठीक है, तो ये 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान के लिए जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक स्मारक बनाने की योजना, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक जो है आपका कहाँ बनाया जा रहा है, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, और इसे जो है केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम के पास निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स,
ठीक है। तो भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत जो है ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। और इसके अलावा बात करें तो बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। बर्मिंघम में इंडिया जीता था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जो है गाइड 18वीं स्काउट गाइड और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है। राज्यपाल वहां के हैं कलराज मिश्र, ठीक है। और संविधान पार्क, राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर जयपुर में बनाया गया आपका राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क, ये भी ध्यान रखिए। संविधान पार्क आपका कहाँ है, तो राजस्थान के जयपुर में है, ठीक है। उसके साथ जम्बूरी का प्रोमो गीत क्या है, तो पाली धरा पर लागियो मेलो, ठीक है। जम्बूरी का प्रोमो गीत है पाली धरा पर लागियो मेलो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है हमारा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ, कब हुआ, तो 3 जनवरी 2023 को 108वीं हुआ है, ठीक है। और ये किसके थ्रू हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी के ने संबोधित किया। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। और ICS का मुख्य विषय इस बार क्या रहा, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एशियाई प्रशांत डाक सेवा, तो ये आपका जो है अप्पू जिसको कहते हैं, तो अप्पू जो है जनवरी 2023 से भारत जो है इसको संभालेगा, एशियाई प्रशांत डाक सेवा को। इसका हेडक्वार्टर आपका थाईलैंड के बैंकॉक में है। अब बात करें कि इसमें जो नेक्स्ट है, यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश कौन सा बना, ठीक है। क्रोएशिया जो है यूरोप की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। अब क्रोएशिया भी जो है यूरो का यूज करेगा। नेक्स्ट है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, ठीक है। तो ये मोपा जो है आपका गोवा में बना है। ये किसके लिए, तो मनोहर पारिकर की श्रद्धांजलि के रूप में जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। और ये दिसंबर 2022 में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का, ठीक है, गोवा में मोपा में स्थित है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात। भारत सूडान में जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा भारत, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब आर्थिक परिदृश्य, आज का आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं कि आज मतलब आपको जो है डेली मिलेगा आर्थिक परिदृश्य। ये जितना भी जो टॉपिक है वो आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसमें से आज हम ये देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है पिनाराई विजयन, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो केरल के हैं। तो केरल आपका बन गया है भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य, ठीक है। और ये पूरे तरीके से जो है यहाँ की बैंकिंग जो है पूरे तरीके से डिजिटल हो गया है। 2021 में बात करें तो त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू कर पहला जिला कौन बन गया था, केरल में पहला जिला बना आपका त्रिशूर। अब है चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र, तो ये आपका स्थापना घोषणा किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र जो है आपका ये कहाँ घोषित किया गया है, तो तेलंगाना में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, T+1 सेटलमेंट सिस्टम। तो T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इसमें NSE और BSE के शेयर सौदों पर लागू होगा, ठीक है। NSE यानी कि आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इस पे जो है लागू होगा। T1 से सभी स्टॉक निपटान अगले दिन किए जाएंगे। इससे शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन में तेजी होगी। खैर ये देख लीजिए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये जारी किया गया, तरफ से पहली बार ग्रीन बॉन्ड की बदौलत पैसा जुटाने पे जोर दिया गया है। RBI द्वारा जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्म जनवरी माह के अंतिम में दी गई है, ठीक है। अब देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का। तो 31 जनवरी 2023 को निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका कब पेश किया है, तो 31 जनवरी 2023 को जो है निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, 31 जनवरी 2023। बजट के एक दिन पहले यह आर्थिक सर्वेक्षण आपका संसद में पेश किया जाता है
और अर्थव्यवस्था में बात करें तो 2023-24 में कहा जा रहा है कि 6.5% बढ़ने या इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8.7% की तुलना में 7% रहने का अनुमान है। समझ जाइए कि 6.5% जो बढ़ने की आशा की गई है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है अगले वित्त वर्षों में कितना रहेगा, तो 11%, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 11% होना अनुमानित है। ठीक है, इस वित्त वर्ष में अगर बात करें तो 6.8% जो है आपका मुद्रास्फीति का आरबीआई अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर है। और इसमें अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7%, अर्थव्यवस्था की विकास दर की बात की जाए तो 7%, और पिछले वित्त वर्ष में कितना रही थी, तो 8.7%। अब ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेश बना भारत। तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। ISA यानी इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अन्वेषण विस्तार अनुबंध का आदान प्रदान। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इंदौर जो है, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी जो है निकाय बन गया है, और इससे पहले आपका गाजियाबाद था। ठीक है, अभी इंदौर हो गया और पहले जो है गाजियाबाद था, जो भारत का पहला शहरी निकाय था ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। अब देखिए भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण, तो वर्ष 2018-19 की बात करें तो इसमें 76,396 आया था। खैर अभी हम देखेंगे 2021-22 का, तो 89,127, ठीक है, US डॉलर, मतलब 89,127 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो ये अगर बात करें 21-22 के दौरान तो 89,127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रमुख देशों की हिस्सेदारी कौन है हमारे देश में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे ज्यादा, वहां से हमें हिस्सा प्राप्त हुआ 23.4, UAE सेकंड नंबर पे रहा 18, और UK उसके बाद 6.8। फिर आज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या देखते हैं, सुखोई 30 MKI, ठीक है, विमान में युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसका, तो भारतीय इंडियन एयरफोर्स के आपका जो है सुखोई 30 MKI, इसका जो है आपका ब्रह्मोस मिसाइल है और इसका परीक्षण किया गया। ये कितना इसका रेंज है, तो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। और इसको बनाया कौन है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एक तो रूस का सुखोई और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। नेक्स्ट देखेंगे कि 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई, तो ये जो है आपका अहमदाबाद कांट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। बस इतना याद रखिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट, तो 3D मुद्रित रॉकेट आपका बात करें तो टेरोन 1 है। ठीक है, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट आपका टेरोन 1 है, जो अपना तीसरा प्रयास में जो है सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। और ये किसका है, तो एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, टेरोन आपका रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है भविष्य के प्रणोदक माना जा रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फुल ब्रूड रोग। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका का मधुमक्खी के लिए विश्व का पहला टीका का उपयोग को मंजूरी दिया गया, जिसका नाम क्या है, तो बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाले अमेरिकी फुल ब्रूड रोग के संरक्षण के लिए बनाया गया। अमेरिकी फुल ब्रूड रोग आपका अमेरिका का है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नवाचारी 5G तकनीक, तो ये मध्य प्रदेश का जो विदिशा है, ठीक है, वहाँ पे 5G तकनीक की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो विदिशा बन गया है MP का, जो 5G तकनीक को जमीनी स्तर पर तैनात करेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रक्षेपण केंद्र मेन लैंड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके साथ ही हम अगर बात करें इसमें 5G में, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 1 अक्टूबर 2022 को देश का कितना, तो 13 शहर में 5G सर्विस अब तक लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 13 शहर में 5G सर्विस लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें मेनलैंड ऑर्बिटल, तो ये यूरोपीय संघ हो गया। ठीक है,
स्वीडन यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल जो है आपका प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि स्काई वॉक ड्रोन, तो टेक स्टार्टअप फर्म है आईजी ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है टेक स्टार्टअप फर्म के द्वारा। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम इसी को सिर्फ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दरोगा का पेपर के लिए हो रहा है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बीपीएससी के लिए अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने 10 जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन द्रोणी को लॉन्च किसने किया है? तो धोनी ने किया है। वाह, द्रोणी को लॉन्च किया है धोनी ने। और टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन जो है इसके द्वारा बना है पहला 5G सक्षम ड्रोन। अब देखेंगे डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, ये किसने करवाया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया मौसम की घटनाओं से संबंधित जो पूर्वानुमान है उसको लगाने के लिए डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो है इसकी तैयारी कर रहा है। 2025 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अब नेक्स्ट देखते हैं पेंटावेलेंट टीका। तो पेंटावेलेंट टीका बात करें तो भारत ने क्यूबा को जो है पेंटावेलेंट टीका भेजा है। कितना? तो 12,500 खुराक दान किया है। ठीक है, 12,500 खुराक जो है भारत ने दान दिया है क्यूबा को। और ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बीमारियों को ये उससे जो है हम रक्षा करेगा। अब नेक्स्ट है ICGS जहाज कमला देवी। तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS जहाज कमला देवी को जनवरी के दूसरे सप्ताह में जो है कमीशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है और एक है इसमें गुआना गणराज्य के लिए शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी MV माँ लीशा को रवाना किया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कमला देवी जो है ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में कमीशन किया गया है। अब देखेंगे कि पैब्लोसाइक्लिन टैबलेट ये क्या है? तो ये है कि विश्व की पहली जो जेनरिक है पैब्लोसाइक्लिन टैबलेट ये लॉन्च किया गया। ये विश्व की पहली जेनरिक दवा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। तो इंडिया में अगर बात करें टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड T-बॉल ने अपनी अत्याधुनिक सुविधा से युक्त भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 6 ठीक है AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए पहला फ्यूजलेज हैदराबाद में डिलीवर कर दिया है। 6 आ गया है इंडिया में। ठीक है, इसका पहला फेज जो है आपका हैदराबाद में डिलीवर किया गया है। अब INS बागीर को जानेंगे। तो INS बागीर की बात करें तो भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी बागीर को शामिल किया गया है। ठीक है, हम इसमें बात करें कि आपको 6 अभी तक है। ठीक है, INS तो इसमें हम देखेंगे कि पनडुब्बी जो है अभी तक 6 है। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला सबमरीन आपका था INS कलवरी। ठीक है, जिसको 2017 में कमीशन किया गया था। फिर आपका आता है 2 साल के बाद INS खंडेरी। पहले है कलवरी, फिर खंडेरी, फिर है करंज, उसके बाद है INS बेला। ठीक है, और 5वां नंबर पे आपका है INS कलवरी और उसके लास्ट में है आपका वागशीर। तो ये 6 INS जो है आपको याद रहना चाहिए था, याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और वागशीर को अगर बात करें तो 2023 के अंत तक नौसेना में सौंपे जाने की जो है इसको सौंपे जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द नीलगिरी ताहर परियोजना। तो द नीलगिरी ताहर परियोजना की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और ये परियोजना राजकीय पशु के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई है। जो भारत की ये पहली परियोजना है जो तमिलनाडु में द नीलगिरी ताहर परियोजना। नेक्स्ट है कि नीलकुरंजी बात करें तो ये आपका जो नीलकुरंजी पौधा होता है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया उसके सूची 3 के अंतर्गत जो है संरक्षित पौधों की सूची में रखा गया, क्योंकि ये 12 साल पे उगता है। ठीक है, 12 साल का लंबा इंतजार होता है तो ये उगता है। इसको कहा जाता है राशि बैगनी नीले रंग का नीलकुरंजी फूल कहाँ मिलता है? तो पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट का एक मोनोकार्पिक पौधा है और इसी से नया बीज को पनपने में आपका लग जाता है 12 वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका जो हो गया छत्तीसगढ़ के बस्तर में है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका जो है पेंटेड बैट के नाम से एक नारंगी रंग की दुर्लभ चमगादड़ देखी गई। कहाँ पे? कांगेर में देखी गई। वो कैसा थी? तो चमगादड़ है जो वो
पेंटेड बैट के नाम से उसका नाम दिया गया कैरीवाला पिक्टा। वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया? कैरीवाला पिक्टा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मिला। जोशीमठ की बात कर लें तो जोशीमठ में जो आपका है उत्तराखंड में जोशीमठ, तो इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का भू धसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र में घोषित किया गया है। अब देखते हैं द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर AIM 4C में शामिल हो गया आपका कौन? तो आपका जो है भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक मंच AIM 4C में शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें खास। अब हम देखेंगे सुन्नी, ठीक है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे है आपका सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे। अब देखेंगे नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये आपका बना है उड़ीसा में, डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को अब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। और डेब्रीगढ़ राज्य में बात करें तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। उड़ीसा का ये तीसरा बना डेब्रीगढ़। इससे पहले कौन सा था? सिमलीपाल और सतकोसिया, और अब हो गया डेब्रीगढ़। तो 3 हो गए कहाँ के? तो ये आपका हो गया उड़ीसा का। 53वां टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश का है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब देखेंगे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क के बारे में। तो ये आपका जो है भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेट्टा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा, ठीक है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क आपका इतना याद रखिएगा कि जबलपुर यानी MP के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक जो है ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयास को समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। इसको राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जा रहा है, ठीक है। WCB को जो है राइनो बॉन्ड के रूप में जाना चाहता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता हुआ है, ठीक है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो है 100 से अधिक चीतों को जो है ट्रांसफ़र करने का समझौता किया गया है। और इसमें जो है 12 चीतों को साल में 8 से 10 वर्षों के लिए हर साल कितना? तो 12 चीतों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें से नामीबिया से आपका जो है नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल उद्यान जो आपके मध्य प्रदेश में है वहाँ अब उसको पहुँचा दिया गया। 8 चीते आ गए हैं, 4 चीते अभी बाकी है। अब देखिए वर्धा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर वर्धा वन्य जीव अभयारण्य में एशियाई शेरों के लिए एक दूसरे घर का प्रस्ताव दिया गया। दैट मीन्स ये समझना है कि वर्धा आपका कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में वर्धा वन्य जीव अभयारण्य आपका गुजरात में है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये आपका अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की तर्ज पर इसको परिकल्पित किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास का क्षेत्र है उसमें वन लगाना या वनीकरण करना। दूसरी होगी कि अरावली विश्व का सबसे, पता ही है कि हमें जो फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत में से एक है। अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इसकी रेंज चोटी की बात करें तो सबसे बड़ा शिखर इसका कौन है? गुरु शिखर है, जो सबसे इसकी जो है ऊंची चोटी है। और इसका कितना है? तो 1722 मीटर या 5650 फीट। नेक्स्ट देखेंगे भारत का 37वां जैव विविधता स्थल। तो ये आपका हो गया जैव विविधता की अगर बात करें भारत का, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पोरियार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, को राज्य का 18वां वन्यजीव, बस इतना याद रखना है कि देखिए पेरियार आने से हमने लगता है कि केरल का होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जो है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, और ये आपका तमिलनाडु का है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग सोचेंगे कि पेरियार केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रमंडल में जो है आपका ये एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र बना रहा है। जो भी पहला हो या महिला से रिलेटेड हो या कुछ चेंजेज हुआ हो उसको ज़्यादा दिमाग में रखा जाता है, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो पशु चिकित्सा में डाइक्लोनोफेक, ठीक है, भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनैक के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इनकी मौत का जिम्मेदार रही है, ठीक है। इसको जो है 2007 के IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ये क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 वर्ष पूरा हुआ तो बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक जो है IBCA स्थापित किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष, ठीक है, तो आपका जो है 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी जो है मैसूर, कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। कहाँ पे? तो कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में, जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर हुआ 2023 में, ठीक है। तो उसके बाद जो अगर बात करें इसके साथ ही, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये है आपका कि अभी कितना है टोटल, ठीक है। तो भारत में 3167 है, इतने बाघों की संख्या है भारत में, 3167। और भारत में विश्व का 75% बाघ की आबादी यहीं है, 3167, ये याद रखिएगा। भारत पहला है, दूसरा रूस है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि पापोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तो पापोकेटपेटल ज्वालामुखी विस्फोट जो आपका मैक्सिकन राजधानी के दक्षिण पूर्व में पापोकेटपेटल ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं, मैक्सिको में है, ठीक है, आपका पापोकेटपेटल। और इसमें अगर बात करें ये बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है, और उसके साथ ही अगर हम ये ध्यान रखना है मैक्सिको सिटी में है ये, और इसको एक और है कि इसको एल पेपो के रूप में जाना जा सकता है। हो सकता है ये पूछे कि कौन सी सिटी में जो है एल पेपो जो है ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हुआ, तो एल पोपो या पापो केटपेटल ये दोनों सेम है, और ये आपका हुआ था मैक्सिको में। नेक्स्ट है चक्रवात फ्रेडी, ठीक है। चक्रवात फ्रेडी की बात करें तो ये मलावी में आया था, ठीक है। चक्रवात फ्रेडी जो आपका मलावी में आया था, और ये इससे क्या हुआ था, एक तो मलावी प्रभावित हुआ, उसके साथ ही मोजाम्बिक और मेडागास्कर भी प्रभावित हुआ था, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, याद रखिएगा, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फ्रेडी, जो मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अब है बिपरजोय चक्रवात, ठीक है। तो बिपरजोय चक्रवात जो है आपका, वो आपका किसने नाम दिया है, तो ये नाम आपका दिया है बिपरजोय, नाम दिया गया है किसमें, तो इसकी बात करें तो ये गुजरात के पोरबंदर में आया था, ठीक है, अरब सागर में आया हुआ था, और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की वजह से इसको जो है बिपरजोय कहा गया, ठीक है। और बांग्लादेश द्वारा ये नाम दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति या आपदा। तो ये मुंबई और गुजरात को जो है, गुजरात से होते हुए राजस्थान में चला गया, तभी हाल फिलहाल में ही था, ठीक है। इसका नाम दिया है आपका बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है चक्रवात गैब्रियल, ठीक है। तो ये गैब्रियल आपका आया था न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा देश जो है चक्रवात आने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया था, तो न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगी। पहली बार बात करें तो 2019 में जब क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हुआ था, दूसरा हो गया कोविड के समय, और तीसरा हो गया ये वाला। अब बात करेंगे चक्रवात फेबियन। तो चक्रवात फेबियन आपका हिंद महासागर का चक्रवात है फेबियन, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में पहुंच गया। तो बस इतना याद रखना है कि चक्रवात फेबियन जो है हिंद महासागर का है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट है हमारा चक्रवात आपका मोचा, ठीक है। तो चक्रवात मोचा की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका मोचा बंगाल की खाड़ी में बना था, ठीक है। चक्रवात मोचा आपका बंगाल की खाड़ी में बना, उससे बंगाल और उड़ीसा, भारत का जो पड़ोसी देश हो गया, ठीक है, उसको बांग्लादेश और म्यांमार भी प्रभावित हुआ था। ये हमारा देश में तो बंगाल उड़ीसा प्रभावित हुआ है, उसके साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार भी हुआ। इसका नाम किसने रखा, तो यमन देश के द्वारा सुझाया गया नाम था चक्रवात मोचा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट माउंट मेओन ज्वालामुखी, ये फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। माउंट मेओन ज्वालामुखी जो है आपका फिलीपींस के मनीला में है। माउंट मेओन में विस्फोट से लावा और सल्फ्यूरिक गैस निकलना प्रारंभ हो गया है 11 जून 2023 को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि माउंट मेओन ज्वालामुखी जो है आपका फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस में अभी 20 से ज़्यादा ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी माउंट मेरापी की बात करें तो ये आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो ये आपका जो सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो फट गया है।
ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख ज्वालामुखी हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें माउंट कोटोपैक्सी, तो ये इक्वाडोर में है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका इक्वाडोर में है। अगर हम बात करें माउंट एटना, तो इटली में है, ठीक है। माउंट एटना इटली में है। स्ट्राम्बोली, तो ये आपका इटली में, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। स्ट्राम्बोली जो हुआ इटली का, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। विसुवियस आपका इटली में है, मिलान करने के लिए आपका आता रहता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। विसुवियस आपका इटली में है। मौना लोआ हवाई द्वीप, किलीमंजारो तंजानिया, माउंट ताल फिलीपींस, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप। इटली में कौन कौन हो गया? माउंट एटना हो गया, विसुवियस हो गया, ठीक है, और स्ट्राम्बोली हो गया, ये 3 हो गए। और अगर बात करें माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर हो गया। मोना लोआ आपका हवाई द्वीप, किलीमंजारो तंजानिया, माउंट ताल ये आपका फिलीपींस, बैरन द्वीप तो अपना इंडिया में है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा सूचकांक एवं रिपोर्ट। अब देख लेते हैं जरा आज का सूचकांक, आज कौन कितना सूचकांक देख पाते हैं। तो सूचकांक की अगर हम बात करें, सीरियम की सूची, ठीक है, तो सीरियम की सूची मतलब उसमें 2022 में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डे थे, तो उसको सीरियम की सूची में बेंगलुरु का केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जो है, दोनों दूसरे और 7वें नंबर पे है, ठीक है। अगर बात करें केम्पागोड़ा, तो ये आपका दूसरा हो गया, और दिल्ली का जो है 7वां स्थान पे है। दो वैश्विक हवाई अड्डे हैं। पहला नंबर पे किसका आया? पहला नंबर पे जापान जीता है वैश्विक हवाई अड्डे में, और दूसरा नंबर पे हमारा बेंगलोर का केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीता। 7वां नंबर पे आपका IGI एयरपोर्ट है, ठीक है। और दुनिया का कम लागत वाली एयरलाइन कौन है? तो जापान की स्टार फ्लायर है, याद रखिएगा। स्टार फ्लायर जो है दुनिया की कम लागत वाली एयरलाइन है। अब कालाजार रिपोर्ट की बात करते हैं। तो 2000 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 2023 तक देश में कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कालाजार जो है आपका 2023 तक खत्म हो जाएगा, ये बात कहा जा रहा है। अभी की बात करें तो 90% से अधिक मामला आपका बिहार और झारखंड में है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल, ये सब अपना ब्लॉक लेवल पे जो है इस पे उन्मूलन लक्ष्य पे हासिल कर लिया है, लेकिन बिहार और झारखंड जो है अभी 90% अभी तक वहाँ पे मामला है। अब देखेंगे नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के हिसाब से बात करें तो भारत का अगर पिछला वर्ष का रैंकिंग देखें तो 87 था, लेकिन इस बार 2 अंक जो है ये हुआ है और लगभग आगे बढ़ा है और 85 नंबर पे आ गया है, ठीक है। अब 50वें नंबर पे है हमारा जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वो 85 नंबर पे पहुंच गया। इसमें अगर बात करें भारतीय पासपोर्ट के जरिए तो लगभग 59 देशों में अब वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है, 59 देशों में। जापान आपका रैंक 1 रहा, ठीक है। और अगर बात करें सिंगापुर, तो ये दूसरा रैंक पे रहा, तीसरे नंबर पे जर्मनी रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना अमीर है बस उसी के बारे में चलिए थोड़ा देख लेते हैं तब ऑक्सफॉर्म को। ऑक्सफॉर्म में क्या है कि भारत में अगर बात करें कितने लोग गरीब हैं, गरीबी में रहते हैं, तो 22.89 करोड़ लोग जो है गरीबी में रहते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा गरीब जो है कहा गया है इनके रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब हमारे इंडिया में है, और वो 22.89 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा यहाँ कह दिया गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये NGO प्रथम के द्वारा, ठीक है, प्रथम NGO जो है उसके द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। ऐसा कोई खास चीज़ है नहीं, बस इतना है कि अगर बात करें तो 11 से 14 आयु वर्ग की स्कूल ना जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2018 में 4.1 था और अभी 0.2% हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, 4.1 से 2% पे आ गया। अब देखते हैं ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। तो अगर बात करें ये जारीकर्ता कौन है, तो डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। तो भारत की सैन्य शक्ति को विश्व स्तर पर 4 रैंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे 4 रैंक ये हो गया। अब है वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023। इसमें क्या है कि 2023 को IT सर्विसेज 25 की सूची में जो है TCS और इन्फोसिस,
ठीक है, दूसरा नंबर पे आपका टीसीएस और तीसरा नंबर पे इन्फोसिस को जो है तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 3 सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची इंडिया के हिसाब से बताया जा रहा है, टीसीएस हो गया और इन्फोसिस को। अगर बात करें नंबर 1 रैंकिंग कौन लाया इस बार सब सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची में, ये आईटी में अगर देखिए आईटी में अगर पूछा जाए तब आपका हो जाएगा टीसीएस और इन्फोसिस जो है आपका दूसरा और तीसरा नंबर पे है। और अगर सर्वाधिक मूल्यवान हर ब्रांड को पूछा जाए तो पहला नंबर पे अमेजोन ही आएगा, दूसरा नंबर पे एप्पल है और तीसरे नंबर पे गूगल है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, खास नहीं, IIRF रैंकिंग 2023। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि किसको पहला रैंक मिला है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट IIRF द्वारा रैंकिंग 2023 भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल के लिए जारी की गई है और सरकारी प्रबंधन में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। ठीक है, और इसके बाद IIM बेंगलुरु और फिर IIM कोलकाता। ठीक है, मैनेजमेंट में अगर बात करें तो पहला तो IIM अहमदाबाद है, दूसरा हो गया IIM बेंगलुरु, तीसरा हो गया IIM कोलकाता। टॉप 3 प्राइवेट बिजनेस स्कूल की बात करें तो जमशेदपुर का जेवियर हो गया, XLRI। ठीक है, XLRI जो है आपका जमशेदपुर को मिला है, जमशेदपुर का XLRI है जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, वो आपका जमशेदपुर। और दूसरा नंबर पे आपका मिला है प्रबंधन विकास संस्थान। ठीक है, तो ये आपका मिला है गुरुग्राम का। और उसके बाद तीसरा नंबर में आपको पुणे का मिला है, सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसको तीसरा नंबर पे। बस इतना ध्यान रखना है, XLRI को जो है आपका जमशेदपुर का XLRI को आपका पहला प्राइवेट बिजनेस स्कूल में मिला है। और ये तो ध्यान ही रखना है कि IIM मैनेजमेंट में जो IIM बहुत, अब चलिए देखते हैं फॉर्चून पत्रिका का। तो टीसीएस को फॉर्चून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। ठीक है, टीसीएस जो है आपका फॉर्चून पत्रिका की सबसे नामित कंपनियों में जो है इसको सूचित किया गया है टीसीएस को। अब देखेंगे ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो इसमें जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया को कितना रैंक मिला है, तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो विश्व में ड्राइव करने वाला सबसे धीमा शहर कौन है, तो लंदन है। ठीक है, और अगर बात करें भारत में कौन है, तो इस सूची में भारत पुणे जो है सबसे धीमा शहर में उसको काउंट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग में बात करें तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग के अनुसार विश्व के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में, ठीक है, आप समझ सकते हो वर्ल्ड के 50 सबसे जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य हैं। कौन कौन से, तो पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम शामिल है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक की बात करें तो इसमें 55 प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में भारत को 42वां स्थान मिला है। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में। ठीक है, और पहला किसको मिला है, तो अमेरिका को ही मिलता रहता है, तो अमेरिका को इस बार भी मिला है, इसके बाद यूके और फिर फ्रांस। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम कुछ देखेंगे अभी इंडिया वाला सिर्फ। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है GBBC 2023 के तहत पश्चिम बंगाल में 498, ठीक है, और उत्तराखंड में बात करें तो 428 में सबसे अधिक प्रजातियों की सूचना मिली है। ठीक है, GBBC 2023 के तहत जो है आपका पश्चिम बंगाल में कितना 498, उत्तराखंड में 428 से अधिक प्रजातियों की सूचना मिली। शीर्ष आकर्षण का केंद्र कौन रहा, FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान का नया वन परिसर, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं भरतपुर केवलादेव घना नेशनल पार्क। देखिए सबसे ज़्यादा वर्ड काउंट इंडिया के अनुसार क्या है, सर्वाधिक वर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु है। सर्वाधिक वर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि इंडियन स्टेटस एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडियन स्टेटस ट्रांजिशन रिपोर्ट, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें स्वच्छ विद्युत संक्रमण या स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के संबंध में कर्नाटक जो है पहला है और गुजरात दूसरा है।
ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास हो या स्वच्छ विद्युत संक्रम, उसमें आपका कर्नाटक पहला और गुजरात दूसरा है। और अगर बात करें ऑलमोस्ट चारों ऑल ओवर बात किया जाए तो आपका 16 राज्य में से कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वच्छ विद्युत संक्रमण के सभी 4 आयामों में अच्छा स्कोर किया है, और पश्चिम बंगाल जो है सबसे कम। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि कर्नाटक जो है जो सभी आयामों में अच्छा स्कोर किया है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शट डाउन 2022। तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ ने हैच की पिट ऑन गठबंधन के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है। ओके, इसमें इतना कोई खास नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर देखें, बस छोटा सा है कि वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा शटडाउन कहाँ हुआ भाई? जम्मू कश्मीर में हो गया 49 बार। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023, ठीक है। तो 14 देशों में अगर बात करें 100 को पूर्ण स्कोर प्राप्त किया, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस है। भारत की अगर बात करें तो जिसका WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से कितना आया तो 74.4 आया है। भूस्खलन सूचकांक में बात करें तो आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह बताए गए हैं। टिहरी गढ़वाल और एक आपका हो गया भूस्खलन के लिए रुद्रप्रयाग। हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संकलित निष्कर्ष भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। एटलस ऑफ इंडिया में भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में किसको प्रकाशित किए गए हैं? तो हैदराबाद में है आपका इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, उसको। अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि द वेल्थ रिपोर्ट 2023। तो इसमें क्या है कि मोनाको जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है और इसके बाद हांगकांग है। मोनाको वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर है, उसके बाद हांगकांग है, फिर न्यूयॉर्क है, फिर सिंगापुर है, ठीक है। और वहीं अपना इंडिया में देखें तो मुंबई के प्रमुख संपत्ति बाजार में जो है 6.4% की कीमत में वृद्धि देखी और ये 37, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा मुंबई शहर है, ठीक है। बेंगलुरु उसके बाद आपका आएगा और उसके बाद फिर दिल्ली आएगा। अब देखेंगे सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री रिपोर्ट मतलब सिप्री रिपोर्ट क्या जारी करता है? वो जारी करता है आयात तक, बताता है कि भाई कितना हथियार जो है मंगवाया गया है, ठीक है। तो वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और 2018 से लेकर 22 के बीच में बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक, सबसे ज़्यादा हथियार कौन मंगा रहा है? तो इंडिया मंगवा रहा है, ठीक है। और रूस जो है हथियार का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, वो सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला भारत को कौन है? तो रूस है जो हथियार हम लोग को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे शीर्ष आयातक देश देख लेते हैं। तो भारत के बाद सबसे ज़्यादा भारत मंगाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जाता है UAE, तीसरे नंबर पे आपका आता है मिस्र, चौथे नंबर पहला आपका आता है भारत, फिर दूसरा आता है सऊदी अरबिया, तीसरा हो गया मिस्र, चौथा हो गया UAE, पांचवा हो गया चाइना। अब देखेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो राजस्थान का जो भिवाड़ी है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, ठीक है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन? तो चाड है, पहला नंबर पे चाड है और दूसरा नंबर पे आपका इराक हो गया और तीसरा नंबर पे आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है। चाड, इराक, फिर तीसरा नंबर पे पाकिस्तान है। और हमारा जो भारत का है वो कितने नंबर पे आ रहा है? तो भारत का भिवाड़ी, भारत का सबसे भिवाड़ी, ठीक है, ये राजस्थान का भिवाड़ी है, ये सबसे प्रदूषित शहर था। और सूची में 50 में से 39 शहर भारत के। आप समझ सकते हैं कि प्रदूषित शहरों में 50 में से 39 शहर सिर्फ भारत के हैं। तो हमारा क्या स्थिति है? अब हम देखेंगे योजना वगैरह को, हम देखेंगे योजना में कौन कौन सा है, कौन कौन अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करें अगर स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जो है आपका, उसमें G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान G20 डिजिटल किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, उसने जारी किया। स्टे सेफ ऑनलाइन उन्होंने जारी किया किसमें? G20 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ठीक है। तो केंद्र सरकार डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगी केंद्र सरकार, ठीक है।
अब बात करें प्रसाद योजना, तो प्रसाद योजना में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में आपका भद्राचलम मंदिर का समूह और रुद्रेश्वर मंदिर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है इन दोनों को प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दे दी है। भद्राचलम, ठीक है, तेलंगाना में है भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर। भद्राचलम मंदिर को बताया जाता है कि लगभग ये 350 साल पुराना है और रामायण महाकाव्य से संबंधित है। वहीं भगवान शिव का रामप्पा मंदिर 1213 ईस्वी में कौन बनाया था, तो काकतीय वंश वाले बनाए थे रामप्पा मंदिर को, ठीक है। अब देखेंगे रैयथु बंधु योजना, तो ये तेलंगाना सरकार की रैयथु बंधु योजना, किसानों को जो है ना आर्थिक सहायता के लिए रैयथु बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने शुरुआत की है। मिशन 929, तो मिशन 921 जो है आपका त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ, ठीक है। मिशन 929 आपका त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ है और इसके जरिए जो है 929 मतदान केंद्रों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग जो है मिशन 0 पोल वायलेंस पर भी काम किया है। खैर इतना याद रखिएगा, त्रिपुरा का है मिशन 929। नेक्स्ट है कि हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, तो ये एनटीपीसी के द्वारा जो है कवास टाउनशिप सूरत के पाइल्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना स्टार्ट की गई है। कहाँ पे, सूरत में स्टार्ट की गई है एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना। और ये परियोजना एनटीपीसी और उसके साथ गुजरात गैस लिमिटेड यानी जीजीएल के संयुक्त प्रयास की देन है आपका हरित हाइड्रोजन मिशन योजना। अब है स्मार्ट कार्यक्रम, ठीक है, तो ये आयुष मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य यही है कि आयुष मंत्रालय जो है प्रमुख संस्थान भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, ये सब कार्यक्रम जो है शुरुआत करेगी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, जिसमें ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष आपका हिमाचल प्रदेश का है। इसमें सभी मंत्री और कांग्रेस विधेयक जो है अपना पहला वेतन इस कोष में, इस फंड में देंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा किया गया है कि मंत्री और कांग्रेस विधेयक जो है अपना पहला सैलरी जो है इस फंड में देंगे और इससे क्या करेगा, जरूरतमंद बच्चा हो या निराश्रित जो महिला है उसके उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, ये एमपी में हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसको करवाया है, ठीक है, स्टार्ट एमपी में है ये। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये मोदी जी ने करवाया, ठीक है, मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। इसके तहत क्या है कि मैसूर और हम्पी, कर्नाटक में 2 मैसूर और हम्पी, वहाँ पे जो है पर्यटन नीति के तहत स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को जो है पुनर्जीवित करना, यानी कि मैसूर और हम्पी को जो है फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल है जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चिन्हित किया गया, ठीक है। देश भर की अगर बात करें तो 15 राज्यों की पहचान की गई पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सहर्ष योजना, तो ये आपका जो त्रिपुरा सरकार का है, सहर्ष योजना आपका त्रिपुरा सरकार का शिक्षा से रिलेटेड है। दूसरा फिर हो गया ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज योजना, तो इसमें एमएसएमई हो गया, ठीक है, एमएसएमई हो गया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केरल सरकार के उद्यमों का वर्ष परियोजना को थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज श्रेणी सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। केरल सरकार जो है वहाँ पे एमएसएमई को जो है सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में ये सब मान्यता दी गई, वही है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना। अब देखेंगे नेक्स्ट संविधान साक्षरता अभियान, तो केरल में जो है केरम का कौन सा जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोल्लम जिला, ठीक है। कोल्लम जिला है जहाँ पे आपका जो है पहला, मतलब यहाँ पे ऐसा जिला बन गया जो संविधान को बारे में इसको सब पूरे तरीके से संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया और इसी के तहत जो है केरल का पहला जिला कोल्लम जिला बन गया जिसमें संविधान के बारे में साक्षर हो गया, जिला घोषित उसको कर दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट अंधता नियंत्रण पॉलिसी, तो ये राजस्थान सरकार की पहल है, अंधता यानी अंधे लोगों के लिए जो है आपका ये पॉलिसी चलाया गया है। इसमें क्या होगा कि राज्य सरकार की जो अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। अब है राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन, तो इसमें जो है 4500 शहरी स्थानीय निकाय को जो है नगर पालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचों में टेक्निकल सुधार लाया जाएगा इसमें, ठीक है, किसमें, तो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन में 4500 शहर, इतना याद रखिएगा 4500 शहर।
और 5 सालों के लिए, 5 सालों में ये किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा इसमें शामिल है। ये नई और मौजूदा वैश्विक पहल को 45 से अधिक भागीदारों का समर्थन करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, ये पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। अब है कांति वेलुगु योजना। तो कांति वेलुगु योजना किसकी है? तो ये तेलंगाना सरकार की कांति वेलुगु योजना। अब है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या किया है कि भगवंत मान जो है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है दिल्ली का मॉडल पे जो है आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब को भी अब दिल्ली के मॉडल स्कूल मॉडल वाले पे इनको किया जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे स्कूल मॉडल स्टार्ट किया जाएगा, दिल्ली वाला, दिल्ली शिक्षा मॉडल। अब देखेंगे ULPIN का शुभारंभ, ठीक है। तो इसमें लद्दाख में ये आपका हुआ है ULPIN का शुभारंभ। ये उसके उपराज्यपाल की बात करें तो RK माथुर हैं और उन्होंने जो है लद्दाख में इसकी जो है इसको उद्घाटन किया। और इसमें क्या होगा कि इसमें 14 अंकों का ये ULPIN होगा, जिसमें भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण में जो मदद करेगा, जमीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि साइबर संगनी कार्यक्रम। ये आपका जो है CSC के द्वारा, ओप्पो इंडिया और सरकार के जो है आपका CSC के द्वारा जो है इसको किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम। और इसमें इंटरपोल के तहत जो है क्या किया गया है कि 44 देशों के सहभागी इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस दिल्ली में हो इतना ध्यान रखना। सी फेड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। तो पेप्सिको और केयर ने मिल करके जो है सी फेड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम स्टार्ट किया, पेप्सिको और केयर ने। और ये कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है स्मारक मित्र योजना। तो पहले जो था आपका योजना धरोहर गोद ले योजना, उसी की तर्ज पे जो है उसी का नाम बदल करके स्मारक मित्र योजना लाया गया है नए संस्करण के साथ। इसमें जो है 1000 स्मारक के रखरखाव के लिए जो है इसमें रखरखाव के लिए निजी उद्योग के साथ यानी प्राइवेट कंपनी के साथ जो है साझेदारी करेगा। अब है लाडली बहना योजना। तो ये आपका MP, ठीक है, MP यानी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है आपका शिवराज सिंह चौहान ने। और इसमें क्या होगा कि हर बार लाडली बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। पहले दिए जाते थे, अब इसको जो है 3000 कर दिया गया है। अब एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो इसमें क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत व देखो अपना देश भारत, इसके अनुरूप जो है ये इसमें काम किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा तो 8 दिनों का संपूर्ण टूर पैकेज होगा IRCTC की तरफ से, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब देखिए आर्द्र भूमि बचाओ योजना, ठीक है, अभियान। तो ये जो है आपका भूपेंद्र यादव ने, जो कौन सा है तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने गोवा में स्टार्ट किया आर्द्र भूमि बचाओ योजना गोवा, ठीक है। और इसमें बजट 2023 में जो है हरित पहलों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें आपका अमृत धरोहर हो गया, मिष्टी हो गया, PM प्रणाम हो गया, ग्रीन क्रेडिट हो गया, मिशन लाइफ हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया, ठीक है। ये सब जो है इसका आपका इसको बजट में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट है कि भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का तुमकुरू, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। इतना याद रखिए, कर्नाटक का जो है तुमकुरू, वहाँ पे इसका पहला हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये आपका जो है कहाँ पे, तो इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर स्थित चिन्हित सीमावर्ती गांव में है, ठीक है। ये आपका हो गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये केंद्र सरकार की योजना है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता रही हूँ, सारा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगने वाला है और आप लोगों को अभी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, दरगाह के लिए जितना ज़रूरत होता है उतना ही देखेंगे। अब है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो है 356वां प्रकाश वर्ष बनाया गया और इसमें पटना साहिब स्थित जो गुरुद्वारा है तख्त श्री हरमिंदर साहिब में ये मनाया गया, हर बार मनाया जाता है। इनके जन्म पता ही है कि 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और ये 10वें सिख गुरु बने थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। और 1708 में उनकी नांदेड़ में हत्या कर दी गई थी। अब है
गान नागाई त्यौहार, ये आपका मणिपुर में होता है, ठीक है। मणिपुर में जो है जेलियांगरोंग समुदाय का गान नागाई त्यौहार मनाया जाता है। ये फसल कटाई के बाद होता है और इसी को कहते हैं चक्कन गान नगाई। नेक्स्ट है ऑक्टेव, ये तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु राज्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मिलकर के जो है ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया, ठीक है। तमिलनाडु और केंद्रीय साड़ी महोत्सव विरासत की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ था। इसमें 75 साड़ियों का उत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो पता ही है कि पतंग महोत्सव का गुजरात में होता है, ठीक है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का कहाँ पे, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर जो है वहाँ पे उद्घाटन किया, ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट है इमोइनू इरत्तप्पा महोत्सव, ठीक है। इमोइनू इरत्तप्पा महोत्सव ये आपका हुआ मणिपुर में। मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक भाग के रूप में मनाया जाता है आपका इमोइनी दिवस मणिपुर में। मेईतेई ये भी आपका मणिपुर में है। छेरा छेरा महोत्सव, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। छेरा छेरा महोत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कौन, तो भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ के छेरा छेरा महोत्सव मनाया। इसमें जो है दान देने और दान लेने का त्यौहार है, ठीक है। अब 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करते हैं। तो 12 से 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के धारबाड़ हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक के धारबाड़ हुबली में, ठीक है। ये महोत्सव स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया, ठीक है। 160वीं जयंती के अवसर पर ये मनाया गया। इसका फेस्टिवल का थीम क्या था इस बार का, तो ये था विकसित युवा विकसित भारत। याद रखिएगा 160वीं जयंती पे है, ठीक है, और इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल कब मनती है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सारंग 2023, ठीक है। तो ये सारंग 2023 जो हमेशा आपका कहाँ मनाया जाता है, IIT मद्रास में शुरू हुआ था, ठीक है, और वहीं मनाया जाता है आपका सारंग 2023। मकर संक्रांति पर्व की बात करें तो सूर्य के उत्तरायण होने व फसलों की कटाई के सीजन में मनाए जाने वाले त्यौहार लोहड़ी पर्व, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, उत्तरायण और पौष पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास से देश भर में मनाए जाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य जो है उत्तरायण की ओर बढ़ता है। अब है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू हमें पता है कि तमिलनाडु का खेल है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर बात करें जातीय ममानी महोत्सव 2023 तो ये लद्दाख में होता है। याद रखिएगा लद्दाख में जो हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्टेंग कुंग गांव में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया। स्टेंग कुंग गांव में जातीय ममानी महोत्सव आपका लद्दाख हो गया। फितूर 2023 तो ये 18 से 22 जनवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के 43 है ना 43वें संस्करण का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। कहाँ किया गया, स्पेन में किया गया फितूर का, ठीक है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अब देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट है कि 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023। तो ये आपका जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव द्वारा विज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव 22 और 23 जनवरी 2023 को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के यांत्रिक अभियांत्रिक विभाग में आयोजित किया गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि IISF जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो मौलाना आज़ाद भोपाल में हुआ है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वहाँ पे हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में। अब देखेंगे संघाई सहयोग संगठन फिल्मों उत्सव। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC द्वारा 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है, मुंबई में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ऑरेंज सुनते ही हमें लगेगा कि नागपुर का, बट ये नागपुर का नहीं, ये नागालैंड का है। तो नागालैंड में जो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आपका मनाया गया। उसके कोहिमा जिले के रसोमा गांव में मनाया गया, ठीक है। उतना मतलब नहीं है, बस नागालैंड का है ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। उद्यान उत्सव 2023 तो ये आपका जो है
29 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है कि राष्ट्रपति भवन के गार्डन में उद्यान उत्सव 2023 स्टार्ट किया। किसने? तो राष्ट्रपति जी ने स्टार्ट किया। और इस बार जो गार्डन है उसका हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन 31 जनवरी से 26 मार्च 2023 तक खुले रहेंगे, ये इस चीज़ का ऐलान किया था। और अब मुगल गार्डन का नाम हो गया है अमृत उद्यान। सूरज कुंड मेला, तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है लगने वाला प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला का 36वां संस्करण आपका हुआ कहाँ है वो? तो हरियाणा के फरीदाबाद में है आपका सूरज कुंड मेला। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट अब निधन देख लेते हैं, जिनका इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। रहमान राही, डॉक्टर टे हैम्पटन ई उदबाड़िया। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पद्म पुरस्कार भी मिला है, और ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सर्जन है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर टेहम्पटन एराज उदबाड़िया, जिन्हें भारत में क्या कहा जाता है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है इनको। तो ये 88 वर्ष में जो है इनका निधन हो गया। इन्हें जाना जाता है भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में। ओके, अब हम देखेंगे शांति भूषण, नहीं उतना जरूरत नहीं है, शरद यादव को देखते हैं। तो ये जो है आपका 12 जनवरी 2023 को इनका जो है मृत्यु हो गया, और ये समाजवादी नेता शरद यादव का जो है आपका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, और इन्होंने अटल बिहारी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसमें से हम देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो है 2018 में अपना लोकतांत्रिक जनता दल बनाया था, एलजेपी जिसको कहते हैं। तो इसका जो है आपका लोजपा, ठीक है लोजपा, जिसका मार्च 2020 में किसमें हो गया? तो राजद में जो है इसका विलय हो गया। शरद यादव का जन्म आपका कहाँ के थे? वो एमपी के होशंगाबाद जिले के हैं। अब है मीर बरकत अली खान, तो हैदराबाद रियासत का आखिरी निज़ाम है मीर बरकत अली खान, जिनका मृत्यु हो गया। इन्हीं का नाम है मुकर्रम जा बहादुर। ठीक है, अब है ल्यूसील रैंडन, तो ये फ्रांस का टुलोन शहर का विश्व का सबसे उम्रदराज महिला है ल्यूसील रैंडन, जिसका 118 साल की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा, ल्यूसील रैंडन जो है वो फ्रांस के टुलोन शहर विश्व की सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला है। ये फ्रांसीसी है और ये नन है। ठीक है, अगर बात करें इससे जो एक पुरुष था, ठीक है, उनका नाम था, बुजुर्ग व्यक्ति थे जापान के, वो थे केन तनाका। उनकी मृत्यु हुई थी, 119 वर्ष के थे ये। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी केन तनाका, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्रदराज आदमी थे, 119 वर्ष उनकी थी। अब देखेंगे नीलमणि फुकन को, तो ये असम भाषा का जो है जाना माना नीलमणि फुकन 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, और इन्हें जो है 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में, और वर्ष 2021 में जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में इनको दिया गया था। ठीक है, और 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब देखेंगे बालकृष्ण दोषी, तो ये मशहूर आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और बालकृष्ण दोषी को जो है मई 2022 में रॉयल गोल्ड में सम्मानित किया गया। ठीक है, दोषी पहले वास्तुकार थे जिन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल कहे जाने वाले प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इनको 2018 में सम्मानित किया गया था। ये पहला आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब हम देखेंगे के विश्वनाथ, तो ये आपका जो है तेलुगु का जो है फिल्म निदेशक है, मूवी, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर है ये के विश्वनाथ, इनका निधन हो गया। अब केंद्रीय बजट देखेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय बजट में अगर बात करें तो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इनका जो है लगातार 5वां बजट है ये, और 2023-24 में पेश किया, जो अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की आज़ादी का 75वें वर्ष में विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% तक होने का अनुमान लगाया गया है। 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY आपका 1 जनवरी 2023 के अंतर्गत आगामी 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना लागू की गई। 1 जनवरी 2023 को हुआ था, पीएम गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया गया। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के साथ योजना के साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। ठीक है, 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीनों के लिए, ये भी याद रखिएगा। अमृतकाल में अगर बात करें तो 3 बिंदु पे ध्यान दिया गया। पहला क्या है?
युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि, तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। ठीक है, पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, दूसरा है रोजगार में वृद्धि और तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। अब बजट की 7 प्राथमिकताएं जो सप्तर्षि है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जानना जरूरी है। पहला है आपका समावेशी विकास, फिर है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, फिर तीसरा नंबर है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, समावेशी विकास पहला, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना, और फिफ्थ है आपका हरित विकास, 6 नंबर है आपका युवा शक्ति और 7 है वित्तीय क्षेत्र। कृषि एवं सहकारिता का है कृषि गतिवर्धक निधि, युवा उद्यमी को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि गतिवर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों को नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। फिर है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ के, ठीक है, 2200 करोड़ के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अब मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। ठीक है, तो मिलेट के उपभोग से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न के वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान को विश्व स्तर पर साझा किया जा सकता है। ये मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न हो गया। स्वास्थ्य शिक्षा एवं कौशल वर्धन, इसके तहत जो है 2014 में स्थापित की गई थी 157 मेडिकल कॉलेज 157, इसकी जगह जो है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, उसके तहत आपका जो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को जो है खत्म किया जाएगा। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सेल की कमी होती है। फिर है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, इसके तहत बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए। तो यह प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, इसमें जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा, इतना ध्यान रखना। ऊपरी भद्रा परियोजना, इसमें क्या है, कर्नाटक का जो प्रबंध मध्य क्षेत्र में साधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने और पेयजल के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक। भारत श्री, तो भारत साझा पुरालेख निधान, इसमें क्या है, कोई एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय के प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को जो है डिजिटलीकरण के स्थापित किया जाएगा। फिर पूंजीगत निवेश परिव्यय, इसके तहत आपका 33.40 की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। पूंजीगत निवेश परिव्यय में आपका जो है जीडीपी का 3.3% होगा और इसमें 33.40 की तीव्र वृद्धि किया जा रहा है। प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5 होगा। याद रखिएगा, प्रभावी पूंजीगत व्यय 4.5 जीडीपी का। रेलवे के लिए बात करें तो 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया, जो अब तक सर्वाधिक परिव्यय 2013-14 में 9 गुना है। अब है शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी यूआईडीएफ। तो आरआईडीएफ की तरह ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग में माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसमें 3 उत्कृष्टता केंद्र आपका जो है स्थापित किया जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के। होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और क्वेश्चन आंसर जहाँ तक है एमसीक्यू तो वो मैं अलग से सेशन करवा दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।